मित्रों, विद्यार्थीगण, कल इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताया गया था, जिसमें इंट्रोडक्शन और दो टॉपिक पर बताया गया था। एक था बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा था कैपिटल। आज हम ड्राइंग पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म में ये भी एक शब्द है जिसका मतलब समझना पड़ता है, जिसका विशेष अर्थ निकलता है। लिखा है, द वर्ड ड्राइंग रेफर्स टू द अमाउंट ड्रॉन बाय ओनर्स और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस टू मीट देयर पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। क्या कहता है? वर्ड ड्राइंग रेफर्स, ड्राइंग शब्द का अर्थ होता है कि व्यापार के स्वामी या उसके प्रोप्राइटर द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में व्यापार से अपने पॉकेट खर्च के लिए या अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो व्यापार से रुपया निकालते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक, फिर एक बार सुन लीजिए। प्रति वर्ष व्यापार के स्वामी या उसके प्रोप्राइटर द्वारा अपने निजी खर्च के लिए, पॉकेट खर्च के लिए व्यापार से जो राशि निकाली जाती है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। यह भी एक खर्च है, लेकिन इसको पर्सनल एक्सपेंसेस कहते हैं। पर्सनल का मतलब होता है व्यापार के स्वामी का। जब कोई व्यापारी या व्यापार का स्वामी व्यापार से रुपया निकालता है तो कई तरह से निकालता है। हो सकता है कि वो महीने हर महीने की आखिरी तारीख को या हर महीने के प्रथम तारीख को अपने हिसाब से, अपने खर्च के हिसाब से रुपया ड्रॉ करे। तो जो भी ड्रॉ करता है उसको वित्तीय वर्ष के अंत में जोड़ करके इधर कर लेंगे। उस ड्राइंग पर जो भी निकालते हैं व्यापार के स्वामी, जो ड्राइंग के नाम पर रुपया निकालते हैं, फर्म उस पर ब्याज चार्ज करता है। उस ब्याज को भी ड्राइंग के राशि में जोड़ दिया जाता है और तब उसको कुल ड्राइंग की राशि मानते हैं। वो कुल ड्राइंग की राशि व्यापारी के पूंजी से घटा लिया जाता है, तब शुद्ध कैपिटल आ जाता है। तो हमारा चर्चा का विषय यहां पर है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ठीक दो लाइन में यही सही समझिए कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने पॉकेट खर्च के लिए या अपने निजी व्ययों के लिए जो राशि निकाली जाती है उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग का एक दूसरा रूप भी है। मान लीजिए व्यापार के स्वामी का कोई पर्सनल एक्सपेंसेस ऐसा है जो व्यापार के फंड से ही भुगतान होता है, उसको भी ड्राइंग कहते हैं। इसलिए ड्राइंग का ही दो रूप होता है। बाकी सब जो बताए हैं कि बीते वर्ष में जितना ड्राइंग हुआ है उसको जोड़ के पूंजी में से घटा दीजिए। चौथा नंबर पर है एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्ति। एनीथिंग विच इज इन पोजेशन ऑफ business and that is used to increase the business efficiency and operation on the whole is called assets। कोई भी सामग्री, कोई भी सामान जो व्यापार के स्वामित्व में है, जो व्यापार के कब्जे में है और जिसका प्रयोग हम लोग व्यापार में उत्पादन बढ़ाने के लिए या व्यापार की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी को संपत्ति कहते हैं। फिर एक बार और सुन लीजिए। कोई भी संपत्ति या कोई भी सामग्री जो व्यापार के स्वामित्व में है और जिसका प्रयोग व्यापार के विकास के लिए, व्यापार में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे संपत्ति कहते हैं। ठीक, इस संपत्तियों का क्रय जो करते हैं हम, व्यापार में जो संपत्ति खरीदते हैं व्यापार में यूज करने के लिए, उसको हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। इसका एक लक्षण है, व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं।
इसलिए इस अंतर को समझिए। जो बेचने के लिए खरीदते हैं उसको गुड्स कहते हैं, और जो इस्तेमाल खरीद करने के लिए खरीदते हैं उसी को संपत्ति कहते हैं। तो इसका अंतर भी समझ लीजिए कि गुड्स और संपत्ति में क्या अंतर है, ये भी मिल गया। जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदे उसको गुड्स, और जो वस्तु व्यापार में प्रयोग करने के लिए खरीदे वो संपत्ति है। ओके, संपत्ति बहुत तरह का होता है, ठीक है। एसेट्स आर ऑफ वेरियस टाइप, बहुत तरह के संपत्ति होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, बहुत तरह की संपत्ति है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ब्रीफ से समझ लीजिए। पहला नंबर आता है, ये आपको बता रहे हैं टाइप ऑफ एसेट्स। नंबर है पहले फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स इसको कहते हैं दीर्घकालीन संपत्तियां, जो अस्थाई संपत्ति भी कहते हैं तो दीर्घकालीन संपत्ति भी कहते हैं। इस शब्द के अर्थ, इसका ठेठ नाम हुआ हिंदी में अस्थाई संपत्ति। फिक्स का मतलब होता है अस्थाई, कुछ लोग उसको दीर्घकालीन संपत्ति भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो जिसको खरीदते हैं लंबी अवधि के लिए व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए, मैंने ऐसा नहीं कि आज खरीदे कल हटा दें, वो 10-20 वर्ष तक हमारे व्यापार में इस्तेमाल होगा, उससे उत्पादन होगा, उससे व्यापार का विकास होगा। और जो वस्तु हम अपेक्षाकृत लंबी अवधि के इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं उसी को अस्थाई संपत्ति कहते हैं। जैसे अस्थाई संपत्ति में आपको क्या आ गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यह सब जो माने दीर्घकालीन रूप में हमारे पास रहे, जिसका प्रयोग हम लंबे समय तक करें, ठीक, उसी को अस्थाई संपत्ति कहते हैं। इस अस्थाई संपत्ति में भी दो तरह का संपत्ति होता है। इस अस्थाई संपत्ति में भी दो तरह का संपत्ति होता है। एक को कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स को समझिए। टेंजिबल का मतलब होता है हिंदी में दृष्टिगोचर संपत्तियां, दृष्टिगोचर संपत्तियां। दृष्टिगोचर का मतलब जो दिखाई दे, जिसको हम टच करें, जिसको हम देख सकते हैं, उसका एक भौतिक रूप होता है, उसी को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टेंजिबल एसेट्स का उदाहरण है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बैंक बैलेंस, कंप्यूटर, इस तरह का चीज जो दिखाई दे, जिसको हम टच करते हैं, जो जिसको देखते हैं, भौतिक रूप होता है, उसी को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एक दूसरा नाम होता है इनटेंजिबल एसेट्स। हाँ, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बता रहे थे। इनटेंजिबल एसेट्स का उदाहरण है, एक नंबर में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, गिनते चलिए, ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, न इनको देख सकते हैं, न इनको छू सकते हैं, केवल इनसे हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब पेटेंट का अर्थ समझिए। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई चीज हम उत्पादन कर रहे हैं तो कोई दूसरा नकल नहीं करे, इसके लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले लेते हैं। उस लाइसेंस को लेने के बाद मेरे प्रोडक्ट का कोई नकल नहीं कर सकता है, इसी को पेटेंट कहते हैं। पेटेंट का ठेठ हिंदी कॉमर्स में एकस्व होता है, एकस्व है, उसको लाइसेंस कहते हैं अपने भाषा में। तो पेटेंट का अर्थ समझ गए। कोई भी व्यापार जो भी वस्तु का निर्माण करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उसको कोई नकल नहीं कर ले, इसके लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेते हैं। उस लाइसेंस को ही पेटेंट राइट कहते हैं। अब इस लाइसेंस को ले लेने के बाद
कोई भी थर्ड पर्सन आपके प्रोडक्ट का नकल नहीं कर सकता है। नकल करेगा तो आप उस पर केस कर देंगे। तो ई पेटेंट एक संपत्ति हुआ कि नहीं? इसी पेटेंट के बदौलत आपका प्रोडक्ट जो है तो सुरक्षित है, इसलिए इसको भी संपत्ति मानते हैं। दूसरा उदाहरण दिए थे कि पेटेंट के बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट दस्तावेज के लिए होता है। कोई भी दस्तावेज के लिए कॉपीराइट कह के लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई लेखक किताब लिखता है और उस किताब को पब्लिश करता है, तो कोई दूसरा लेखक, प्रोफेसर, टीचर उसको नकल नहीं करे, इसके लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेते हैं जिसका नाम है कॉपीराइट। उस लाइसेंस को लेने के बाद कोई भी आपका दूसरा पक्ष, दूसरा थर्ड पर्सन आपकी किताब का नकल नहीं कर सकता है। यदि नकल करता है तो आप उस पर, आपको राइट है कि उस पर मुकदमा कर सकते हैं। इसलिए कॉपीराइट भी एक संपत्ति है। इस संपत्ति के द्वारा आपका किताब सुरक्षित है, आप जो लेख लिखे हैं सुरक्षित है, दस्तावेज जो लिखे हैं वो सुरक्षित है। इसलिए पेटेंट, कॉपीराइट, समझ गया। इसी तरह से बहुत सारे संपत्ति हैं, उतना नाम बताया जाए तो मैंने बहुत समय लग जाएगा। गुडविल भी एक संपत्ति है। इसी तरह से गुडविल एक संपत्ति है। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, ये भी समझ लीजिए। ख्याति, ख्याति का अर्थ होता है कि व्यापार बहुत दिनों से चल रहा है, व्यापार का नाम बहुत रोशन हो गया है, व्यापार का प्रोडक्ट का देश विदेश में मांग है, व्यापार अच्छा अपना प्रोडक्शन कर रहा है, इसका नाम चारों तरफ है, इसी को ख्याति कहते हैं। इससे आपको ग्राहक अट्रैक्ट होंगे, आपके व्यापार में ग्राहक बढ़ेंगे, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे लिए संपत्ति है, व्यापार के लिए संपत्ति है। कहा कि ग्राहक को खींचने में मदद करता है। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहते हैं। ठीक है, ओके बाबू। चलिए, फिक्स एसेट्स के बाद, फिक्स एसेट समझ गए पूरा। फिक्स एसेट्स के बाद करंट एसेट्स का नंबर आता है। करंट एसेट का हिंदी हुआ चालू संपत्तियां। चालू का अर्थ उस संपत्ति से लगाया जाता है जो हम प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से। यानी जिन संपत्तियों को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए उसे चालू संपत्ति कहते हैं। या व्यापार के मैनेजमेंट के हिसाब से जिन संपत्तियों से साल के अंदर जिन संपत्तियों को कैश में कन्वर्ट करा लिया जाए उसी को चालू संपत्ति कहते हैं। यानी उन सभी संपत्तियों को जिससे साल के अंतर्गत ही कैश में परिवर्तित करा लिया जाए उसे चालू संपत्ति कहते हैं। ठीक, चालू संपत्ति में कौन कौन चीज आते हैं? जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये चालू संपत्ति हुआ। हालांकि जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये छूट नहीं कर रहा है, लेकिन है। क्या परिभाषा है? चालू संपत्ति किसको कहते हैं? जिन संपत्तियों को हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं वो चालू संपत्ति हुआ। दूसरा अर्थ यह हुआ कि जिन संपत्तियों को एक साल के अंदर ही हम कैश में कन्वर्ट करा लें उसे चालू संपत्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमेशा हमारे व्यापार में कैश में परिवर्तित होता रहे, तो कैश आएगा तो कैश भी तो करंट एसेट्स में हुआ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक, देनदार, सन्ड्री डेटर्स जिसको कहते हैं, खाली आप डेटर्स भी समझिए, देनदार इसको कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये भी चालू संपत्ति है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ये चालू संपत्ति के उदाहरण हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स। डेटर्स किसको कहते हैं आप समझिए। व्यापार में नगद माल नगद माल बेचते हैं तो कैसा आ जाएगा। अब साल भर में जितना हम उधार माल बेचे हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों को, ए से 5,000 का, बी से 10,000 का, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अलग अलग अमाउंट का माल बेचते हैं। साल के अंत में, अब बीच बीच में उनसे पैसा भी लेते हैं, लेकिन वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में जो पैसा उन लोगों के यहाँ बाकी रह जाए उन सबों को इकट्ठा करके सन्ड्री डेटर्स के नाम से जानते हैं, जिसको डेटर्स शॉर्ट में डेटर्स कहते हैं, देनदार। समझ गए। व्यापार में उधार माल जब बिक रहा होता है, जिस व्यक्ति से उधार माल बेचते हैं समय समय पर उससे रुपया लेते हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी अमाउंट उनके पास रह जाता है उन व्यक्तियों को देनदार कहते हैं। ठीक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? जब माल आप उधार बेचते हैं, तो अभी बताए हैं कि माल उधार बेचते हैं तो समय समय पर इनसे पैसा भी मिलते जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास कैश नहीं है और आप कैश चाहते हैं, तो उसका उपाय है कि कैश ना दे करके एक डॉक्यूमेंट बना दे कागज पर और उसमें अपनी स्वीकृति दे दे कि हम इनसे 10,000 का माल खरीदे हैं, इस रुपए का भुगतान 3 महीना के बाद करेंगे, और उस पर अपना दस्तखत करके दे दे, तो ये बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। वह कागज जो है तो बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। समझ रहे हैं बिल्स रिसीवेबल। अब इस बिल्स रिसीवेबल को 3 महीना के पहले ही यदि आप कैश प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बैंक से भेजा लीजिए। कुछ छूट 2-4 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो छूट लेगा बैंक ले लेगा, बाकी रुपया आपको दे देगा। तो इस बिल्स रिसीवेबल को 3 महीना के अंदर ही आप कैश में कन्वर्ट करा लिए। देनदार से भी आपको समय समय पर रुपया मिल ही जाता है, जो बच गया उनको देनदार। और यही व्यक्ति अगर आपको एक कागज बना के दे दिया तो बिल्स रिसीवेबल, जिसको आप 3 महीना 6 महीना के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करा लेंगे। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक का इन्वेंट्री दोनों एक ही बात है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल अंतर है दोनों में, अभी आप समझिए इसी को। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री। आपके गोदाम में जितना वस्तु खरीदे हैं या बनाए हैं उसमें से बिक रहा है सालों भर, और जो बिना बिका हुआ माल गोदाम में बच जाए उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं, उसी को स्टॉक कहते हैं। तो यह भी चालू संपत्ति हुआ। फिर यदि आप किसी को बेच दें, बेचने का समय निर्धारित नहीं है, कल भी बिक सकता है, परसों भी बिक सकता है, इसलिए इसको चालू संपत्ति कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यह भी एक चालू संपत्ति का उदाहरण है। पूर्वदत्त व्यय, जैसे व्यापार में 12 महीने की अवधि होती है, आप 5,000 रुपया आप 10,000 रुपया एक कर्मचारी को पेमेंट देते हैं साल में, तो साल भर में कितना हुआ? 120 रुपया, 1,20,000 रुपया हुआ, पेमेंट दे दिए। अब 1,20,000 की जगह पर उसको 1,30,000 रुपया भुगतान हो गया, तो 10,000 जो ज्यादा हुआ वो अगले साल में मेकअप किया जाएगा। उसी को हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। हालांकि ये कोई संपत्ति नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो ये संपत्ति नहीं है, लेकिन यह कोई किसी ढंग से, जैसे आप इन लोगों से रुपया वसूल लेते हैं, इनसे रुपया नहीं वसूलाएगा। जैसे देनदार से वसूल लिया, बिल्स रिसीवेबल से वसूल लिया, स्टॉक कभी भी बेच के रुपया ले सकते हैं, ये ठोस संपत्ति दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ऐसा संपत्ति है जो दिखाई नहीं देता है और जिससे आप किसी तरह की वसूली नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में इसको, इसका करंट अकाउंट में जिक्र करते हैं। क्यों? इसलिए कि भले ही इससे कैश रियलाइज ना हो, लेकिन उस प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पर जो 10,000 दिए हैं, उस रुपए के बदले सेवा तो ले रहे हैं, उससे, उस कर्मचारी से सेवा तो ले रहे हैं ना, इसलिए इसको भी संपत्ति में रखा गया है बाबू। हो गए लिक्विड एसेट्स।
एक नाम आता है लिक्विड एसेट्स, इसको तरल संपत्ति कहते हैं। तरल संपत्ति, तरल का मतलब होता है कि जिस संपत्ति को जितना जल्दी से जल्दी कैश में बदल दें। हालांकि यही बात इसमें भी है, करंट एसेट। लेकिन यहाँ एक बात है, ध्यान दीजिएगा कि करंट एसेट्स में यह बताया गया है कि एक साल के अंदर जिन संपत्तियों को कैश में कन्वर्ट कर लें उसी को करंट एसेट कहते हैं। यानी एक साल के अंदर 3 महीना पर, 6 महीना पर, 9 महीना पर, यानी एक साल के अंदर कन्वर्ट करा लीजिए तो वो करंट एसेट्स है। लेकिन लिक्विड एसेट्स में बताया जा रहा है इनमें उन संपत्तियों को शामिल करते हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। इमीडिएटली मैंने शीघ्र, इसमें टाइम बाउंड नहीं है, शीघ्र संपत्तियों में हम इसको बदल दें बिना किसी हानि के। बिना किसी हानि के उन संपत्तियों को कैश में हम बदल दें, उसे लिक्विड कहते हैं। लिक्विड कैश में उदाहरण दे लीजिए, कैश इन हैंड, जैसा हमने बताया है। देखिए फिर वही बात लिख रहे हैं जो करंट एसेट्स में लिखे हैं। इसमें लिखने के बाद जो बताएंगे इससे साफ हो जाएगा, लगभग दोनों में एक ही संपत्ति होता है। जैसे कैश इन हैंड इसमें ही बताए थे, कैश इन हैंड इसमें भी होगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। उसके बाद सन्डी डेटर्स, डेटर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में भी आता है। उसके बाद बीआर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक या इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए जब करंट एसेट्स के बारे में बताया जा रहा था तो इसी क्रम में, और इतना ही, उसमें एक चीज छूट गया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें रख लीजिएगा। लेकिन जितना उसमें है उतना ही इसमें है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें है कि करंट एसेट्स का मतलब कि साल के अंतर्गत, साल के अंदर ही इन सबों को कैश में कन्वर्ट करा लिया जाए। क्योंकि जब कैश में होगा, कैश आ जाएगा, तभी ना हम फिर माल खरीदेंगे, फिर माल बेचेंगे, फिर माल खरीदेंगे, फिर बनाएंगे। तो बहुत सारे माल खरीदने में खर्च होगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, तब माल तैयार होगा, तभी उसको बेचने के लायक बनाएंगे। तो इन लोगों से पैसा वसूला जाएगा, तभी तो फिर माल बनेगा। इसलिए करंट एसेट्स में इन सबों को रखते हैं। लेकिन लिक्विड एसेट्स में बताया गया है कि साल के अंतर्गत नहीं, जितना जल्दी हो सके इन संपत्तियों को कैश में कन्वर्ट करा लीजिए। उन्हीं संपत्तियों को हम लिक्विड एसेट में रखते हैं। ये लिक्विड एसेट ये हो गया, क्योंकि ऑलरेडी कैश है, बैंक में कैश है, वो भी ऑलरेडी कैश है, तो ये तो लिक्विड का बेस्ट उदाहरण है। डेटर्स, अभी आपको इसमें बताया है कि हम माल उधार खरीदते हैं, विभिन्न पक्षों से माल उधार बेचते हैं, सॉरी खरीदते नहीं है, बेचते हैं।
और उनसे समय समय पर पैसा भी मिलता है। लेकिन जितना पैसा उन लोगों के यहाँ बच गया है, बाकी लग गया है साल के अंत में, उन्हीं सबों को जोड़ करके डेटर्स कहते हैं। ये भी चालू है, समय आने पर इनसे वसूली हो सकता है। बिल से रिसीवेबल, यही व्यक्ति अगर कैश नहीं देना चाहता है तो आप उससे बिल लिखवा के ले लीजिए, इसको बिल से रिसीवेबल कहते हैं, और इसको बैंक से भंजा करके अपना काम चला लीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, इन्वेंट्री और प्रीपेड, जितना उसमें बताया है उतना तो इसी में लिखे। तो फिर फर्क क्या है, फिर अंतर क्या है? अंतर परिभाषा के हिसाब से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। इसमें बताया गया कि जितना जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, और विदाउट एनी लॉस, उसको कैश में कन्वर्ट कराने में किसी तरह की नुकसान, किसी तरह का हानि नहीं होना चाहिए। तब इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेज और स्टॉक को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स, करंट एसेट्स हैं, वो सब लिक्विड एसेट्स हैं। ध्यान से देखिएगा, जितना भी करंट एसेट्स है उसमें से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों को हटा दीजिए तो ये सब चालू संपत्ति भी लिक्विड, तरल संपत्ति में आता है। बात समझ गए? और बैलेंस शीट में या कहीं भी जहां पर एसेट्स लिखा जाता है, एक नियम है लिक्विड एसेट को लिखने के लिए कि इनको लिक्विडिटी के आधार पर लिखिए। लिक्विडिटी का मतलब जो कितना जल्दी तरल हो जाए, कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी कैश है तो इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब लिखे है इसको नीचे लिखना है, ये गलत हो जाएगा, अकाउंटेंसी के हिसाब से गलत हो जाएगा। कैश एट बैंक लिक्विड है, सन्डी डेटर्स में से पैसा वसूल लेते हैं, बिल से रिसीवेबल से भी पैसा वसूल लेते हैं 3 महीना 4 महीना के अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, उसको भी बेच के रुपया ले लेते हैं। लेकिन ये स्टॉक अपने हाथ में नहीं है, कब ग्राहक आएगा कब बिकाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको लिक्विड नहीं मानते हैं। करंट मानते हैं लेकिन लिक्विड नहीं मानते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी करंट मानेंगे लेकिन लिक्विड नहीं मानेंगे। क्यों? कारण बताए हैं कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, किसी कर्मचारी को, किसी भी काम करने वाले आदमी को साल भर में जितना उसका हिसाब होता है उससे ज्यादा हमने दे दिया, तनख्वाह, सैलरी, तो जितना ज्यादा दिया है उसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यह भी करंट एसेट्स में रह सकता है, लिक्विड में नहीं, क्योंकि इससे कैश हम वसूल नहीं सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि लिखें क्यों, बैलेंस शीट में क्यों लिखें? इसलिए लिखते हैं कि साहब इस पैसे को वसूल नहीं कर सकते हैं लेकिन इससे सेवा तो लेते हैं। इसी वजह से टेक्निकल कारण है जिसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। वो मतलब आइए